स्टूडेंट्स, तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में लाइट चैप्टर का एक पोर्शन फिनिश कर चुके हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग, उसके लॉज, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन रहती है मिरर्स के केसेस में, ये सब कुछ हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम हमारे इस चैप्टर का एक न्यू फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पोर्शन में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके लॉज क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसे कहते हैं, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, राइट। अब देखिए आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और क्या स्टडी करेंगे कि लेंस क्या होते हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर एंड दी कॉन्वेक्स मिरर, इसी तरह से हम स्टडी करेंगे कि लेंस क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं, उनकी भी वेरियस टाइप्स हम डिस्कस करेंगे एंड देन उनकी भी आपको रे डायग्राम्स रहेंगी। जैसे हमने डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला, इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। जिस तरह से न्यूमेरिकल्स रहते हैं मिरर फॉर्मूला के, उन पे साइन कन्वेंशंस रहती हैं, उसी तरह से लेंस फॉर्मूला में भी अपनी ही कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं। उन साइन कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो ये सब चलता ही रहेगा हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुत ही बेसिक टर्म्स को समझते हुए। तो सबसे पहले तो यही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या कहते हैं, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, कि जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराती है और उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन द सेम मीडियम, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट मीडियाज हो, जब डिफरेंट मीडियाज में लाइट ट्रैवल करे और उसका पाथ बदल जाए, जब डिफरेंट मीडिया में लाइट ट्रैवल करे और उसका पाथ बदल जाए, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से अभी मैं कहूँ कि जो लाइट है, लाइट एयर मीडियम में पहले ट्रैवल कर रही है, फिर वहाँ पे मान लीजिए कोई वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स में चली जाती है, तो उसका पाथ कुछ बदल जाएगा, ओरिजिनल पाथ से उसका पाथ कुछ बदल जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या शो करेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आपने मान लीजिए कांच के ग्लास में पानी भर के रखा हुआ है पीने के लिए, राइट, अब उसके थ्रू उस कांच के ग्लास, देखिए कांच, सबसे पहले कांच, द ग्लास, वो अपने आप में एक मीडियम है, फिर उसमें पानी है, वो अपने आप में एक मीडियम है, हवा है, ये अपने आप में एक मीडियम है। जब इस तरह से लाइट ट्रैवल करती है, पहले हवा से कांच के ग्लास के थ्रू जाएगी, तो वो ग्लास के थ्रू ट्रैवल कर रही है, फिर उस कांच के ग्लास के थ्रू वो पानी से जाएगी, पानी में ट्रैवल करेगी। तो मतलब ये चीज़, यहाँ पे जो लाइट है वो अपना पाथ बदलती चलेगी, उसके पाथ बदलने का जो फिनोमिना है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझने के लिए हम दो मीडिया ही यहाँ पे अज्यूम करते हैं, राइट। हियर आई एम टेकिंग अ ग्लास स्लैब, दिस इज अ ग्लास स्लैब, और बाहर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इस ग्लास स्लैब के, एयर हमारा एक मीडियम है, दिस इज मीडियम 1, एंड ग्लास स्लैब एक दूसरा मीडियम है, दिस इज मीडियम 2। जब लाइट पहले हवा से होती हुई ग्लास से ट्रैवल करेगी, ग्लास से वापस से वो हवा में जाती है, तो इस तरह से वो अपने रास्ते बदलेगी, उसका रास्ता जो है कुछ किस तरीके से बदला जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आपको और याद रखनी है, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम, रेयरर और इफ आई प्रिसाइजली से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम, ज़्यादा एक्यूरेट टर्म्स हैं ये। अब क्या मीनिंग है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट हो, ऐसा मीडियम जिसमें जो लाइट है तेज गति से पास करे, तेज स्पीड से निकल जाए, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। अब ऑप्टिकली डेंसर में क्या रहेगा, हियर स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली स्लो। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तेज है, ज़्यादा है, लेकिन ऐसा मीडियम जिसमें जो लाइट की स्पीड है वो कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब हम मानते हैं कि लाइट आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे आ कहाँ से रही है, हवा से, और ये क्या है, देखिए ये वो लाइन है जिस पे एयर मीडियम ख़त्म होता है और ग्लास मीडियम स्टार्ट होता है। तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं इसे हम, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जहाँ पे एक मीडियम ख़त्म हो रहा हो और दूसरा मीडियम शुरू हो रहा हो, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब देखिए इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आ रही है और इंटरफेस के इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है। अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है वहां हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा कि नॉर्मल हमने कहाँ बनाना है, इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ इंटरफेस। ये नॉर्मल है इंटरफेस के किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है, उस पॉइंट पे जहां इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है। अब देखिए कहाँ यूज होते हैं ये ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। अब देखिए जो हवा है, हवा में लाइट की स्पीड बहुत तेज रहती है, हवा में लाइट की स्पीड तेज रहती है, इसलिए हम एयर को क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम। एयर क्या है, रेयरर मीडियम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहती है, बहुत तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम बात करें ग्लास स्लैब की, ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम। ग्लास स्लैब इज अ डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोट करनी है, देखिए अब इंसिडेंट रे है, आ रही है, होना तो ये चाहिए कि ये सीधी चली जाए, होना तो ये चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, अब एयर मीडियम खत्म हो जाएगा यहाँ पे और ग्लास मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। याद अब ये रखना है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, जब लाइट ट्रैवल कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जो लाइट है इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए उसे जाना तो सीधे चाहिए था, वो सीधे नहीं जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और नॉर्मल और इस रे जब वो मुड़ गई, जब वो मुड़ चुकी है इस रास्ते पे, उस पे जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। यहाँ पे उसकी रिफ्रैक्शन हो गई, राइट। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये मुड़ चुकी है टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने यही कहा था ना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ चलती है, उसके रास्ते में कुछ बदलाव आता है कि उसे सीधे जाना चाहिए, तब वो सीधे नहीं जा रही है, इट हैज़ जस्ट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। देखिए उसे इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई, वो नॉर्मल के तरफ मुड़ गई।
अब नेक्स्ट जिस पॉइंट पे, अब देखिए अगेन ये इंटरफेस आ गया। इंटरफेस है कैसा, अब यहाँ पे ग्लास मीडियम, इस पॉइंट पे ग्लास मीडियम खत्म हो रहा है और यहाँ से एयर मीडियम दोबारा से स्टार्ट होना शुरू करेगा। तो यहाँ हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अनदर नॉर्मल। अब देखिए क्या होगा, अब ये इट इज जस्ट स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट। अब ये जा रही है फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अब हवा डेंसर मीडियम से वापस एयर मीडियम में जा रही है। अब जो लाइट है, अब लाइट वापस डेंसर मीडियम से एयर मीडियम, दैट इज द रेयरर, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, इट बेंड्स अवे दी नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। मींस जो लाइट है, अगर इसका एक्चुअल पाथ देखें, एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, अगर ये स्ट्रेट जाए तो एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। बट ये नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब इस रास्ते से नहीं जाएगी, इससे भी ये दूर चली जाएगी। इट विल बेंड अवे दी नॉर्मल। तो देखिए किस तरह से यहाँ लाइट का रास्ता चेंज हो रहा है, पाथ ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, राइट। तो देखिए इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना जिसमें लाइट अपना रास्ता बदल लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन याद रखिए, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चीज़ याद रखें अभी। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है वापस से जा रही है, जो अल्टीमेटली लाइट बाहर निकल रही है उसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। दिस इज दी एमर्जेंट रे की फाइनली बाहर निकलने वाली जो लाइट है। अब ये जो एमर्जेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहा जाता है। और व्हाट एल्स वी कैन से, ये तो हो गया एमर्जेंट रे एंड द एंगल इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए ये जो एंगल है, ये तो रहा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए जब ये लाइट आके इस पॉइंट पे फॉल कर रही है, उस टाइम पे जितना एंगल यहाँ है, इफ आई से इट आर कह दूँ या इसे R1 कह, तो ये दोनों एंगल्स क्या रहने वाले हैं, सेम। जितना एंगल यहाँ रहेगा, ये जो एंगल R है, यही एंगल R यहाँ बनेगा, दिस इज एंगल R एंड दिस इज ऑल्सो दी एंगल R, एक जैसे एंगल रहेंगे। इसके अलावा ये जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे एंगल E रहने वाला है एंगल I की तरह। दिस इज द एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। Then we have angle of refraction. After that this is the angle of emergence. ये हमारे पास है एंगल ऑफ एमर्जेंस, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अल्टीमेटली रे बाहर निकल रही है उसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे। एमर्जेंट का मतलब यही है, अल्टीमेटली जो रे बाहर आ रही है उसे हम कह देते हैं एमर्जेंट रे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कि लाइट रे जो है वो बेंड हो रही है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
पास करती है, ट्रैवल करती है, तो उसके रास्ते में की जो बेंडिंग होती है, देन द बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी सेम चीज हम कहेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड, वहाँ हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ क्या आएगा, रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। अब देखिए नॉर्मल का पूरा पोजीशन हम बताएंगे कि नॉर्मल हम कहाँ ले रहे हैं। देखिए अगर ये इंटरफेस है तो नॉर्मल तो कहीं भी लिया जा सकता है, बट वी हैव टू डिफाइन वेयर वी आर टेकिंग द नॉर्मल। सो इट इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। नॉर्मल कहाँ है, इंटरफेस पे। इंटरफेस पे कहाँ, एट द इंसिडेंट पॉइंट, कि हम नॉर्मल इस पॉइंट पे ले रहे हैं जहां पे जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी, डायरेक्टली फॉल करेगी, राइट। सो यहाँ पे ये तीन चीजें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस at the incident point, they all lie in the same plane. After that, this rule is very important. क्या कह रहा है ये, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई। देखिए रेशियो लेंगे हम किसकी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जैसे आपको भी मैथ्स में रहता है ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे आप पढ़ते हैं ना, साइन, साइन, कॉस, टैन, वही वाला साइन हम यूज करेंगे। अगर हम साइन लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी अगर रेशो ली जाए तो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा लॉ है इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। इट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह से आ जाता है दैट स्टेट स्नेल्स लॉ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, इस तरह से भी आ जाता है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, एक व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज, उसके लॉज लिखिए। आफ्टर दैट व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपको कहा जाता है कि जो पाथ है लाइट का उसे ड्रॉ कीजिए, कीजिए थ्रू अ ग्लास स्लैब, या फिर आपको ग्लास स्लैब गिवन रहती है, यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम, और रेज भी बनी रहती है, आपको उसके कंपोनेंट्स लिखने रहते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये है हमारे पास एमर्जेंट रे। एंगल्स बताने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड देन वी हैव द एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब एक और चीज है यहाँ पे, देखिए ये है इसका स्ट्रेट पाथ, कि लाइट अगर स्ट्रेट ट्रैवल करे, अगर इसके स्ट्रेट पाथ को हम फर्दर एक्सटेंड कर दें, अगर लाइट के पाथ को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, देखिए जिस तरह अगर ये मान लीजिए अगर ये स्ट्रेट ट्रैवल करती होती, स्ट्रेट जाती तो इस तरह से जाती। अब इनमें जो गैप है, एमर्जेंट रे, जो रे एक्चुअली एमर्ज हो रही है जहां से, एमर्जेंट रे, और अगर ये स्ट्रेट जाती होती, इनमें जो गैप है इसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ डेफिनेटली याद रखें कि जो रे फाइनली बाहर निकल रही है उसे एमर्जेंट रे भी कहते हैं। ये ना हो कि आपको फिर कहीं पे लिखा हो एमर्जेंट रे और आपको समझ में ना आए। एमर्जेंट रे का मतलब बस यही है कि जो रे अल्टीमेटली बाहर निकल रही है आफ्टर सफरिंग द रिफ्रैक्शन। देखिए डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है ना,
तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन सफ़र करने के बाद फाइनली जो रे बाहर निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे। इस पॉइंट का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। और एक टर्म आपको याद रखनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कुछ नई टर्म्स आ रही हैं डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन अगर एक बार आप इसे दोबारा से थॉरली रीड करेंगे अपनी बुक से तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप समझ चुके हैं, दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट अभी हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास रेशो रहती है। इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं n के साथ, स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c के साथ, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को डिनोट करते हैं हम v के साथ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड विद c while the speed of light in medium is represented with v। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है n इक्वल्स टू c अपॉन v। अब देखिए यहाँ पे आप क्या चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब रहता है डेंसर मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब कि अगर मान लीजिए हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसे हम डेंसर कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसे हम रेयरर कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इन्हें एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज वैल्यूज़, नो, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इसकी ज़रूरत है। देखिए अगर हम बात करते हैं एयर एंड आइस की, एयर एंड आइस दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, जबकि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31। अब इन दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है, आइस का। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो हम इसे क्या कहेंगे, डेंसर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो हम इसे क्या कहेंगे, रेयरर। इसी तरह से अगर मैं आइस और वाटर को कंपेयर करूं तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31 एंड वाटर का है 1.33। जब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, आई एम कंपेयरिंग आइस विद वाटर, इस टाइम पे जो आइस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम पड़ गया। तो अगर आइस और वाटर को कंपेयर करेंगे तो आइस क्या रहेगा यहाँ पे, रेयरर, और वाटर वर्क करेगा एज डेंसर। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम कोई भी दो मीडियम्स की बात करें, दो मीडिया की बात हो रही है जिस टाइम पे, तो किसे हम रेयरर कहेंगे, किसे हम डेंसर कहेंगे, वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ये रिलेटिव सी वैल्यू है, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन रहता है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आइस ही देख लीजिए, आइस का कंपैरिजन अगर एयर के साथ किया जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंसर है और जो एयर है वो रेयरर है। बट इफ़ आई से लाइक इफ़ आई एम कंपेयरिंग आइस विद वाटर, इस टाइम पे जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया 1.33, तो हम वाटर को क्या कह देंगे, डेंसर, और आइस को क्या कह देंगे, रेयरर। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली कंक्लूड करके रख सकते हैं कि जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसलिए एयर को हम किसी के साथ भी कंपेयर करें तो एयर क्या बनने वाली है, रेयरर मीडियम। और डायमंड का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है 2.42, तो अगर हम डायमंड के साथ किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो डायमंड क्या रहता है, डेंसर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो ये हमेशा ही डेंसर बनता है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम है, कम से कम है, तो इसलिए एयर क्या बनती है, रेयरर मीडियम। ये आप लोगों के लेवल पे इस चीज़ को याद इस तरह से रखा जा सकता है, राइट। अब ये चीज़, अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरोसिन एंड वाटर। अगर हम कैरोसिन और वाटर को कंपेयर करें, अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, जबकि कैरोसिन ऑयल है ना, जो कैरोसिन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, तो 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टाइम पे ज़्यादा है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब
कैरोसिन क्या है, डेंसर मीडियम, जबकि वाटर क्या है, रेयरर मीडियम। दिस इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो कैरोसिन है, कैरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू वाटर, वाटर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर, ये रेयरर मीडियम है। अब देखिए, वैसे अगर हम बात करें कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल मीन्स अगर हम पानी और कैरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी के केस में जो मास डेंसिटी है कैरोसिन की वो कम है। मीन्स जो कैरोसिन ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना, तो मास डेंसिटी अगर देखी जाए, मास डेंसिटी कैरोसिन की कम है, इट फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन अगर यहीं पे हम इनकी यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकल चीज की बात करते हैं, ऑप्टिकली कैरोसिन डेंसर है जबकि वाटर ऑप्टिकली रेयरर है, क्योंकि जो कैरोसिन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है और वाटर का है 1.33। सो कंपैरेटिवली जो कैरोसिन है वो डेंसर मीडियम की तरह वर्क करेगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह। मींस जो कैरोसिन है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन करें तो ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन अगर हम कहें इनकी मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी कम है कैरोसिन की। तो ये चीज़ भी यहाँ याद रखनी बहुत ही, मतलब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन कह सकते हैं हम, दैट मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज लेस देन वाटर बट इट इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लेकिन ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है फिर भी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ देखिए, रिलेटिव वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव वर्ड हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम कोई दो क्वांटिटीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हो, डिफरेंट मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो मतलब एक बेसिक मीनिंग था, इसे आसानी से समझने के लिए। अब एक्चुअली देखिए क्या है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं एक ग्लास स्लैब, राइट, और बाहर क्या है, एयर। एयर को हम कह देते हैं कि ये हमारा एक मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड ग्लास स्लैब इज मीडियम 2। अब जब लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम। इस टाइम पे जब हम रेशो लेंगे इन दोनों मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हम मान लेते हैं कि जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है। सो इस टाइम पे अगर हम रेशो लेते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेकेंड मीडियम की रेशियो लेनी है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यही है हमारे पास, क्या कहेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, जब रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास कर रही है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, then refractive index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1 is called the relative refractive index। उसे हम क्या कहते हैं, relative refractive index, और इसे डिनोट किस तरह से करते हैं, n क्या है, refractive index, किसका refractive index देख रहे हैं हम, सेकेंड मीडियम का, with respect to what, with respect to medium 1। अब कई बुक्स हैं जिसमें जो नोटेशन है वो इस तरह से रहती है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और कई बुक्स में लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इट मे बी रिटन लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
तीनों में से किसी भी तरीके से ये चीज़ नोट रहती है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी तरह से अगर हमें लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये क्या रहेगा n1 अपॉन n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो n2 ऊपर रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1 तो यहाँ पे क्या रहेगा n1 डिवाइडेड विद 1। तो अब देखिए यहाँ हमने क्या कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो n1 ऊपर रखा, विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 2 तो 2 यहाँ है तो डिवाइड करेंगे इसे 2 के साथ। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्टडी कर चुके हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in medium, n is equals to c upon v। तो देखिए c क्या है, c is speed of light in air which is a constant, जो कि constant है। c की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मतलब ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं n1 क्या रहेगा c अपॉन v1 एंड इसी तरह से n2 क्या रहेगा c अपॉन v2, मतलब हम c को नहीं चेंज करेंगे, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब n21 क्या है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विच इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास c अपॉन v2, n1 की वैल्यू क्या है c अपॉन v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा, c के साथ c कैंसिल और क्या आ गया v1 अपॉन v2। सो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन जब हम इनकी स्पीड लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v1 इज द speed of light in medium 1 divided with speed of light in medium 2। so n2 अपॉन n1 किसके इक्वल है v1 अपॉन v2। तो अगर n2 है तो सामने रहने वाला है v1 डिवाइडेड बाय n1, तो यहाँ क्या रहेगा इसके सामने v2, n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इस चीज को आपको याद रखना है, तो ये ना हो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 कर दें, वो गलत हो जाएगा। n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इसी तरह से n12 क्या रहेगा n1 अपॉन n2, n1 की वैल्यू कितनी है c अपॉन v1 मल्टीप्लाइड विद n2 की वैल्यू क्या है c, v2 यहाँ आ जाएगा, c एंड c कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद v2 अपॉन v1। तो ये देखिए अगेन n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम इसे मानते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2 और हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n21 मल्टीप्लाइड विद n12 इट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड विद v2 अपॉन v1, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं n21 मल्टीप्लाइड विद n12 इज इक्वल्स टू 1, हेंस वी कैन से n21 इज रेसिप्रोकल ऑफ n12, कि n21 n12 का रेसिप्रोकल है। मीन्स अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रेसिप्रोकल रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। यही मीनिंग है यहाँ पे कि जो मीडियम 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2।
अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। इससे जो फॉर्मूला है उसकी एप्लीकेशन आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो देखिए क्या है हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and of glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to water? तो देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन में है हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें, 4/3 एंड ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 3/2। और हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। हमने क्या किया था, दैट अभी हमने पढ़ा है दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। वही चीज़ है यहाँ पे भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स refractive index of glass divided with refractive index of water. refractive index of glass क्या है हमारे पास, 3/2 and then we need refractive index of water that is 4/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 3 9, 4 × 2 8। और यहाँ पे याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट्स नहीं है, दिस इज अ की पॉइंट हियर। refractive index or we say relative refractive index, refractive index or relative refractive index are unitless क्वांटिटीज। ये यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं है। व्हाट इज द रीजन, कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स दोनों ही क्या है, स्पीड हमारे पास क्या रहती है, मीटर पर सेकंड। तो ये भी यहाँ पे वेलोसिटी या फिर जो दूसरी स्पीड है मीडियम में वो भी क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स तो कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो देखिए हम सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, स्पीड डिवाइडेड विद स्पीड, बस मीडियम चेंज हो रहा है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहने वाला है यहाँ पे, यूनिटलेस। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है, अगेन यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस की तो हम यहाँ पे रेशो ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी यूनिटलेस है। तो हमेशा याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ये यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ। ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिलेशन है और यहाँ से ये जो पूरा रिलेशनशिप है ये हमें एक्सप्लेन करेगा द बेंडिंग ऑफ लाइट। कि हम कहते हैं ना कि जो लाइट है अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयरर में जाए इट बेंड्स अवे द नॉर्मल। तो ये उस चीज़ के लिए रीज़न भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ इज sin I upon sin R. It is the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction। और ये कहता है कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यही है स्नेल्स लॉ। अब देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो कांस्टेंट है वो है क्या, अब यहाँ पे इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जो साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो है कांस्टेंट है और वो वैल्यू है किसके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कि जब भी हम कहते हैं
कि जो लाइट है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, कि लाइट ट्रैवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। उस टाइम पे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये जो वैल्यू है इस टाइम पे जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इट इज n/1 मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n/1 की वैल्यू क्या रहती है, n2 अपॉन n1। ये है वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर की। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो मीडियम 1 है वो रेयरर है, मीन्स अगर ये एयर है डेफिनेटली इट इज़ द रेयरर मीडियम, और अगर मीडियम 2 है हमारे पास विच वी अज्यूम एज ग्लास, तो यहाँ पे इट वुड एक्ट लाइक अ डेंसर मीडियम। अब देखिए डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं n2, और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं n1। और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि जो डेंसर मीडियम है इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2, तो हम कह सकते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमने अज्यूम किया है और रेयरर का n1, सो n2 इज ग्रेटर देन n1। अगर n2 n1 से बड़ा है तो n2 डिवाइडेड विद n1 इट वुड बी ग्रेटर देन 1, n2 डिवाइडेड विद 1 इट वुड बी ग्रेटर देन 1, कि मतलब n2 और n1 की जो रेशो है इट इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या है, ग्रेटर देन 1, मीन्स साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अब देखिए साइन तो दोनों साइड पे ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स कि अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इस टाइम पे n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें अप्लाई करने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है, मीन्स जितनी वैल्यू आई की आ रही है उससे छोटी वैल्यू रहेगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब ये वैल्यू छोटी कब होगी, अगर ये इस तरह सीधा जाता है, इफ इट वेंट स्ट्रेट, तो इस टाइम पे तो एंगल बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अगर हम कहें ये एंगल हो तो इस टाइम पे तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो वो हमारी स्टेटमेंट नहीं कह रही, हमारी स्टेटमेंट कहीं भी नहीं कह रही आई इज इक्वल टू आर, इट इज सेइंग आई इज ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब जो रे है इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज एंगल आर। और यहाँ से देखिए क्लियर है बिल्कुल कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। और यही चीज यहाँ से इंडिकेट की जाती है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यही रहता है इसका वाइस वर्सा केस। वाइस वर्सा केस में यही चीज रहने वाली है। अब नेक्स्ट केस हम क्या कहते हैं कि अगर ये डेंसर मीडियम से, अगर
ये डेंसर मीडियम से वापस बाहर क्या है, एयर, एंड एयर इज द रेयरर मीडियम, अगर ये वापस डेंसर मीडियम से रेयरर मीन्स एयर मीडियम में जाए. नाउ वी आर सेइंग व्हेन रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम. अब इस टाइम पे साइन आई अपॉन साइन आर, देखिए नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसे एक अलग से समझने की कोशिश कीजिए. देखिए लाइट अब यहाँ तो पहुँच ही चुकी है. अब जब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ फॉल करेगी, रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे फॉल करेगी, यहाँ क्या बनने वाला है, नॉर्मल. अब देखिए बाहर से इंसिडेंट लाइट आ रही है जो अल्टीमेटली बाहर से आई है लाइट. अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे फॉल कर रही है इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल वर्क लाइक द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या होती है, जो फॉल करे, जो किसी सरफेस पे फॉल करे. अब जब ये एयर से ग्लास में आई, जब लाइट ने एयर से ग्लास में ट्रेवल किया उस टाइम पे ये रिफ्रैक्टेड रे बनी, दैट्स राइट. लेकिन अब यही रिफ्रैक्टेड रे जब इस पॉइंट पे फॉल करेगी तो इस पॉइंट के लिए तो ये इंसिडेंट रे है ना, बाहर से जो लाइट आई इस पॉइंट पे फॉल करी, ये इस टाइम पे इंसिडेंट है और ये इस टाइम पे है रिफ्रैक्टेड रे. अब जब यही रिफ्रैक्टेड रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल करेगी तो इस पॉइंट के लिए ये जो लाइट है, ये जो लाइट रे है इट विल वर्क लाइक द इंसिडेंट, कि ये इंसिडेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी, एंगल, और ये जो एंगल है इस टाइम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, कि मतलब ये इस पॉइंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है. दिस इज, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वर्क करेगा एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे इसे आप I1 मार्क कर लें. अब ये जो एंगल है ये हमारे पहले वाले एंगल के इक्वल नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये जो नया एंगल है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, चाहे आप इसे I' मार्क कर लें, I1 मार्क कर लें, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू दैट I. ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं है, ये इस पर्टिकुलर एंगल का, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल है, राइट, एंड इट इज इक्वल टू दिस एंगल, ये R के इक्वल है बेसिकली. अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, साइन I'. अब ये यहाँ पे क्या रहेगा, किस तरह से इसमें बेंडिंग आएगी. अब देखिए ये हमारे पास है डेंसर मीडियम एंड दिस इज दैट एयर इज द रेयरर मीडियम. अब लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, मीन्स अब ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है. तो ये किसके इक्वल रहेगा, N1 2 के. देखिए जब लाइट ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, तब हमने लिखा था N2 डिवाइडेड विद N1, N2 डिवाइडेड विद N1. अब लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम. अब इसका ऑपोजिट लिखेंगे हम, N2 अपॉन N1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे N1 अपॉन N2, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया ना. तो जब भी लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. When light is traveling from medium 1 to medium 2, यही तो है हमारे पास relative refractive index. When light is traveling from medium 1 to medium 2, तो हम क्या लेते हैं, refractive index of medium 2 divided with refractive index of medium 1.
अब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब वापस एयर में जा रही है, वापस मीडियम 1 में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज n1 अपॉन n2। अब हमें पता है दैट जो n2 है इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन n1, n2 n1 से बड़ा है। अब n1 अपॉन n2 की रेशियो हमें चाहिए, n1 इज लेस देन n2, n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब क्या है, n1 इज लेस देन n2, n1 डिवाइडेड विद n2 इट इज लेस देन 1, n1 डिवाइडेड विद n2 इज लेस देन 1। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन आई डैश अपॉन साइन आर, साइन आई डैश अपॉन, अब देखिए ये जो राइट है रे रिफ्रैक्ट होके जाएगी, इट विल बी लेस देन 1, और वी कैन से साइन आई डैश अपॉन साइन आर ले लीजिए, चाहे आर डैश लिख लीजिए, साइन आर डैश इट विल ऑल्सो बी लेस देन 1, और वी कैन से साइन आई डैश इज लेस देन साइन आर डैश, कि ये जो साइन आई डैश है ये आर डैश से छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर रे इसी तरह से चली जाती है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर डैश वो आई डैश के इक्वल हो जाएगा, और ये हमें चीज कही ही नहीं गई है, कहा क्या जा रहा है, साइन आई डैश इज लेस देन साइन आर डैश। तो इसलिए ये जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट इट जस्ट बेंड अवे दी नॉर्मल, तो जिस पाथ पे उसे जाना चाहिए वहां तो एंगल इक्वल होने वाला था, सो ये क्या करेगी, इट विल बेंड अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर चली जाएगी, और नॉर्मल जो इसमें एंगल बनेगा आर डैश एंगल या एंगल ई, इमर्जेंस का एंगल कह लीजिए, जो आर डैश एंगल बनेगा, दिस आर डैश एंगल इज ग्रेटर देन आई डैश। सो यहाँ से क्लियर होता है आई डैश इज लेस देन आर डैश और आर डैश इज ग्रेटर देन आई डैश। ये चीज है यहाँ पे, और ये कारण है कि क्यों रे ऑफ लाइट बेंड करती है अवे द नॉर्मल जब ये ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड इट जस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जब ये ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये चीज को कौन एक्सप्लेन करता है यहाँ पे, द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्नेल्स लॉ।